नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ यू पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं जो हमारा टारगेट है एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम 2025 उसके लिए, जिसमें 19 और 20 मार्च को आपके एग्जाम होने हैं। तो उसको टारगेट करते हुए सीबीटी 2 एएलपी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके बारे में बात कर रहे हैं। और उनके बारे में आज जो हम बात कर रहे हैं वो 23 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, दोपहर 12:30 से 3 बजे वाली शिफ्ट में, उस पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, टोटल 30 क्वेश्चन आए थे। उन 30 सवालों की हम गणना कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। केवल और केवल प्रश्न के आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, पूरा डिटेल में सॉल्व करके बताऊंगा, विद कॉन्सेप्ट बताऊंगा किस तरीके से हम उनको कर सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आराम से देखिएगा ताकि आपको आइडिया मिले कि किस तरह के प्रश्न सीबीटी 2 में पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि एक बार ये 9 शिफ्ट जो है 21 जनवरी, 22 जनवरी और 23 जनवरी 2019 तीन शिफ्ट हुई थी हर एक दिन। ये 9 शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद में जो मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक में से 25 टॉप से टॉप जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है हमारे सामने, ध्यान से देखिएगा। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 53 और ए बी बराबर है 14, तो आपको पूछ रहा है ए प्लस बी का मान क्या होगा। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आप इसको बीजगणित अलजेब्रा के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं पहले वो मैं आपके सामने चर्चा कर लेता हूं। तो देखिएगा ऑप्शन से कैसे होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा है कितना, 53, बिल्कुल सही है। और a इंटू बी आपको दे रखा है कितना, 14। तो दो नंबर आपको ऐसे सोचने हैं जिनका गुणा करने पर 14 आ जाए और जिनके वर्गों का योग करने पर कितना आ जाए, 53 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे। तो उसके लिए स्क्वायर में जाओगे तो थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, यहां पर कम सोचना पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणा 14 या तो 14 गुणा 1 से हो सकता है, बिल्कुल सही है, और या फिर 7 गुणा 2 से हो सकता है। और कोई तरीका है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब 14 गुणा 1 अगर सही है तो फिर 14 और 1 का स्क्वायर करके जोड़ने पर 53 आना चाहिए, जो कि नहीं आता है, तो ये सही नहीं है। फिर कौन सा सही है, 7 और 2 सही है, क्योंकि 7 का स्क्वायर करने पर 49 और 2 का स्क्वायर करने पर 4 और जोड़ने पर 53 आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या 2 है और हमें दोनों का योग बताना है, वो है 9। मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। एक तरीका तो ये हुआ, लेकिन दूसरा क्या तरीका है वो भी पता होना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, जो आपका बीजगणित अलजेब्रा का फॉर्मूला है वो यहां पर लगेगा। तो याद कीजिए ए प्लस बी, ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला कौन सा लग सकता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। ए प्लस बी, उसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। इसमें से जो जो चीजें आपको पता है वो लिख लीजिए। ए प्लस बी तो मुझे निकालना है, बिल्कुल सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे पता है, जो कि कितना है भाई, 53, प्लस ए बी कितना है आपके सामने, 14। तो 14 का डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 28। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 50 और 20 कितना हो जाएगा आपके, 70। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। 70 और 11 कितना, 81। इधर से वर्ग हटेगा तो उधर वर्गमूल होगा, तो 81 का वर्गमूल करूंगा तो कितना आएगा, 9। यही आपको पूछा था, जो कि आपके सामने है। ठीक है भाई, तो दोनों तरीके बता दिए, जो आपको सही लगे वो तरीका आप लगा सकते हो। चलिए, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए। काफी बड़ा प्रश्न दिख रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए। ठीक है, ए अकेला एक दीवार को 50 दिनों में पेंट कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। बी अकेला इसे 10 दिन में पेंट कर सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यदि ए बी और सी एक साथ मिलकर इस दीवार को 6.25 दिनों में पेंट कर सकते हैं, तो सी अकेला इस दीवार को पेंट करने में कितना समय लगाएगा। ए अकेले के आपको दिन दे रखे, बी अकेले के आपको दिन दे रखे, और ए बी सी तीनों के आपको दिन दे रखे हैं, और सी अकेले से आपको काम करवाना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। देखिए,
ए अकेला कितने टाइम में कर सकता है प्रश्न के अनुसार? 50 दिनों में, कोई समस्या नहीं है। बी अकेला कितने टाइम में कर सकता है? बी अकेला 10 दिनों में, कोई समस्या नहीं है। ए, बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 6.25 दिनों में। तो 6.25 है, इसको मैं 6 से ही 1/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 24 और एक कितना? 25/4, बिल्कुल परफेक्ट है। अब एलसीएम ले लेते हैं 50, 10 और 25/4 का। 50 और 10 तो संख्या है, लेकिन 25/4 आपकी भिन्न है, तो भिन्नों का एलसीएम हम कैसे लेते हैं? भिन्नों का एलसीएम लेते हैं, जो अंश होता है उनका एलसीएम, और जो हर होता है उसका क्या लेते हैं? एचसीएफ। न्यूमरेटर का तो हम लेते हैं क्या? एलसीएम, जब फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है तब। और जो डिनोमिनेटर है उसका हम लेते हैं क्या? एचसीएफ। कब? जब फ्रैक्शंस का आपको एलसीएम लेना है तब। तो इसका मतलब 50, 10 और 25, इसका तो मैं एलसीएम ले लूंगा, जो कि साफ साफ दिख रहा है, कितना आएगा? 50 ही आएगा। 50 के नीचे 1 है, 10 के नीचे 1 है और 25 के नीचे 4 है, तो 1 1 4 का अगर मैं एचसीएफ लूंगा तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो 50/1 हो जाएगा, वो बट्टा में 1 ना लिखें चलेगा। 50/50 कितना? 1। तो ए की एफिशिएंसी क्षमता कितनी आ रही है? 1। 50/10 कितना? 5। तो बी की क्षमता एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 5। 50/25/4, तो बट्टा के नीचे बट्टा है, तो 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। और 25 50 को 2 बार काट देगा, तो 2 और जो 4 ऊपर गया वो गुणा में जाएगा, तो 2 इंटू 4 कितना? 8। तो एबीसी तीनों की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी है? 8। कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। ए अकेला एक दिन में 1, बी अकेला एक दिन में 5 और एबीसी तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर सकते हैं, ये उनकी एफिशिएंसी है। ठीक है। अब हमें काम करवाना कितना है? पूरा ही काम करवाना है। और पूरा काम कितना है? 50। ये पूरा काम करवाना किससे है? जो काम पर लगे हुए हैं। काम पर लगे हुए कौन है? तीनों ही है, लेकिन हमें केवल किससे करवाना है? सी से। तो एफिशिएंसी किसकी आएगी? सी की आएगी। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 8 है। तो उस 8 में से मैं माइनस कर देता हूं जिसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसकी नहीं है? ए और बी की। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 और 5 कितनी हो गई? 6। तो 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2। और 50/2 मतलब उत्तर कितना आ गया? 25। तो सेकंड ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। एक निश्चित गियर ट्रेन में संचालक मतलब जो ड्राइवर गियर है उसमें 24 दांत हैं, बिल्कुल ठीक है। जबकि संचालित मतलब जो फॉलोवर गियर है उसमें 8 दांत हैं। ठीक है भाई। संचालक मतलब ड्राइवर वाला जो प्रत्येक चक्कर है उसके लिए संचालित फॉलोवर जो है, मतलब संचालित गियर फॉलोवर गियर जो है वो 36 बार घूमता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो ड्राइवर वाला गियर है उसमें दांते कितने हैं भाई? 24। वो कितनी बार घूमता है यही आपको पूछ रहा है, तो माना ए बार घूमता है। और जो फॉलोवर गियर है उसमें दांते कितने हैं? उसमें 8 दांते हैं। और वो घूमता कितनी बार है? 36 बार घूमता है। तो आपको ये पूछ रहा है कि जो ड्राइवर वाला गियर है, जो आपका संचालक वाला गियर है, वो कितनी बार घूमेगा? तो दोनों बराबर हो गए। अब खत्म हो गया ये तो। काट लीजिए 8 से इसको। कितनी बार गया? 3 बार। 3 से ये कट जाएगा कितना? 12 बार। तो इसका आंसर कितना आएगा? 12। सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई, ये था तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा? देखिएगा। 50 मीटर लंबी स्टील की छड़ से एक कामगार को 5.25 मीटर लंबाई के यथासंभव टुकड़े काटने। टोटल जो लंबाई है छड़ की स्टील वाली उसकी कितनी है? 50 मीटर। तो कोई कामगार कारीगर है, वो 5.25 मीटर लंबाई के टुकड़े काटने चाह रहा है। ठीक है। इस पूरी छड़ का कितना हिस्सा जो है वो शेष बचेगा? और ये जो हिस्सा शेष बचेगा ये आपको भिन्न में नहीं बताना है, ये आपको बताना किसमें है? पॉइंटों में बताना है। तो बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? देखिएगा। टोटल लेंथ कितनी है उसकी? 50 मीटर। बिल्कुल सही है। ठीक है। और टुकड़े कितने कितने के काटने? 5.25 के। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 50 मीटर में 5.25 का भाग दे दूं, क्योंकि वो भी मीटर में और ये भी मीटर में है। बिल्कुल परफेक्ट है। पॉइंट हटा लूंगा, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं भाई। काट लीजिए। तो किससे काट लूं? 25 से काट लूं। 25 से ये चला जाएगा आपके कितना? 25 से 100 जाता है 4 बार, तो 500 कितनी बार चला जाएगा? 5 चौक 20 और एक कितना? 21 बार।
बिल्कुल परफेक्ट है, 21 बार चला जाएगा। और ये 2 बार और ये डबल जीरो, 200 बार चला जाएगा। 200 बट्टा 21 कर लेता हूं, कर लीजिए, ये लीजिए 200 बट्टा 21। कितनी बार जाएगा? 10 बार में तो 210 हो जाएगा, 9 बार कर लेते हैं तो 9 बार चला जाएगा। 9 बार में कितना हो जाएगा? 9 और ये 18, 189। कितना बच जाएगा? 11। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब अब मैं ये देख सकता हूं कितना हिस्सा बचा हुआ है, 11 मीटर हिस्सा बचा हुआ है। ठीक है, तो हमें ये पूछ क्या रहा है? अगर मैं इसको लिखना चाहूं, देखो भाई, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? 9 प्लस 11 बट्टा कितना? 21। ठीक है, और नहीं तो भाग दिए बिना भी देखना है तो भी 200 बट्टा 21 मतलब 9 सही 11 बट्टा कितना होता है? वो 21। वही मैंने लिखा है, बीच में प्लस है इसलिए। अब 9 तो पूरा पूरा भाग है, मुझे दशमलव भिन्न बतानी है, मतलब 11 बट्टा 21 का पॉइंट में वैल्यू कितना आता है वो आपको बताना है। चलिए बता देते। 11 बट्टा 21 है तो 11 में तो भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगेगा तो 110 होगा, और 110 होगा तो कितनी बार जाएगा? सबसे पहले 5 बार जाएगा, क्योंकि 21 का 5 से गुणा 105 होता है, तो पॉइंट 5 करके उत्तर आएगा, और पॉइंट 5 करके एक ही ऑप्शन है, तो इसका मतलब आगे आपको भाग देकर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ये 0.5 नहीं है, ध्यान रखना, 0.0 है हमारा आंसर, 0.05 नहीं है, 0.5 से शुरू हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आगे वाला भाग देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पाइप ए जो है एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। ए पाइप जो है वो टंकी को भरने का काम करता है, बिल्कुल ठीक है। और पाइप बी इसे x घंटे में खाली कर सकता है। बी खाली करने का काम कर रहा है, ये भी ठीक है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी जो है 30 घंटे में भर जाती है। दोनों एक साथ काम करते हैं तो टंकी क्या होती है? भरती है, और वो भी कितने में? 30 घंटे में। तो आपको ये पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा? एक्स क्या है भाई? बी द्वारा लिया गया समय टंकी को खाली करने के लिए। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ए क्या करता है भाई? भरने का काम करता है, तो इसकी क्षमता किस में आएगी? प्लस में आएगी। कितने समय में भरने का काम करता है? 12 घंटे में भरने का काम करता है, बिल्कुल ठीक है। और पाइप बी जो है इसे x घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, बता देंगे। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में? 30 घंटे में भर जाएगी। इसका मतलब ए और बी दोनों साथ में है तो समय कितना लगेगा? 30 घंटे का, और वो भी किसमें? भरने में। ठीक है भाई, 12 और 30 का एलसीएम बिल्कुल ले लेंगे। कितना आएगा? 60। 60 बटा 30 कितना? 2, और 60 बटा 12 कितना? 5। ये 5 जो क्षमता है ये किसकी है? ए अकेले की है, जो कि किस में है? प्लस में है, क्योंकि वो टंकी भरता है। और ये जो 2 क्षमता आई है ये किसकी है? ये दोनों की मिलाकर है, और दोनों मिलाकर टंकी को क्या करते हैं? भरते हैं। लेकिन दोनों में से एक है जो कि टंकी को क्या क्या करता है? खाली करता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब ए का मान यहाँ 5 रखूंगा, उसमें से 2 हटाऊंगा तो बचेगा कितना? 3। और वो 3 क्षमता किसकी होगी? बी की। और बी की क्षमता 3 होगी, और बी खाली करने वाला है, तो इसकी क्षमता किस में आएगी भाई? माइनस में। सही है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बी की क्षमता कितनी है? 3। बिल्कुल सही है। अब बी 3 क्षमता के साथ पूरा काम करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना काम है भैया? 60। और कितने की? 3 की क्षमता से करना चाह रहा है, तो इसका मतलब कितना समय ले रहा है? 20 ले रहा है। बिल्कुल ये 20 किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि ये 3 क्षमता भी किस में है? माइनस में है। लेकिन ऑप्शन में तो माइनस में कहीं है ही नहीं, और समय ऋणात्मक कभी होता नहीं है। लेकिन टाइम नेगेटिव आया है, तो वो नेगेटिव का जो साइन है वो सिर्फ और सिर्फ यही रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने कि वो जो नल है वो उस टंकी को क्या कर रहा है? खाली। तो कितने समय में खाली कर रहा है भाई? 20 घंटों में खाली कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये था प्रश्न नंबर 5वां। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। देखो भाई, एल जो है एम से 3 गुना अधिक काम करता है, बहुत अच्छी बात है, और साथ मिलकर वे एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अभी बता देते हैं। कितने लोग हैं? 2। एल और कौन? एम। बिल्कुल ठीक है। एल एम से 3 गुना अधिक काम करता है। अगर एम एक टेबल बनाता है तो उतने ही टाइम में एल कितनी टेबल बनाता है? 3 टेबल बनाता है।
इसका मतलब ये अनुपात किसका है? उनकी क्षमता का, उनकी एफिशिएंसी का। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें पता है कि वे एक साथ एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एल जो है वो एक बार में 3 टेबल बनाता है, एक दिन में 3 टेबल बनाता है, तो उसी एक दिन में एम कितनी टेबल बनाता है? 1 टेबल बनाता है। तो दोनों जने मिलकर एक दिन में कितनी टेबल बना लेते हैं? 4 टेबल बना लेते हैं। 4 यूनिट है एक तरह से, ये 4 इकाई है एक तरह से ये। तो इसका मतलब दोनों जने मिलकर कितनी? 4 टेबल बना लेते हैं, 4 इकाई टेबल बना लेते हैं, ये भी मैं कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और करते कितने दिन काम है? 12 दिन। 4 इंटू 12 टोटल काम कितना हो गया? 48 यूनिट, 48 इकाई। फिक्स नहीं 48, हो सकता है 48 इंटू 2 भी हो, 48 इंटू 3 भी हो, 48 भी हो, वो डिपेंड करता है कि ये रेशियो में जो वैल्यू आ रही है वो क्या है। वो हमने निकाली नहीं क्योंकि उसकी हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टोटल काम कितना आया? 48 यूनिट्स। अब ये जो 48 यूनिट्स है ये किससे करवाना है मुझे? एल अकेले से करवाना है। तो इसका मतलब 48 तो आएगा ऊपर, और नीचे आएगा क्या? नीचे आएगा जिससे करवाना उसकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्षमता किसकी आएगी? एल की। और एल की क्षमता कितनी देख पा रहा हूं मैं? 3। तो 48 में किसका भाग दे दूंगा? 3 का। 16 आएगा। तो इसका मतलब एल अकेले को उस पूरे काम को करने में कितने दिन लगेंगे? 16 दिन लगेंगे। सही। जैसे कि ये 48x लेते तो नीचे भी 3x होता, x से x कट जाता, तो वो x हमने स्टार्टिंग से ही कंसीडर किया ही नहीं। क्वेश्चन था हमारा 6, जिसका आंसर आ रहा है ए, जो कि है कितना? 16 डेज। किसके लिए? एल अलोन कैन फिनिश द सेम टास्क इन 16 डेज। ये हमारा आंसर परफेक्ट हो गया। अगला प्रश्न, 24 और 60 के लिए तृतीयानुपाती क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है 24 एंड 60 के लिए। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? या तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, और नहीं तो जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको दो ही अनुपात दे रखे हो, दो ही प्रोपोर्शनल दे रखे हो, तो कोई भी तीसरा प्रोपोर्शनल पूछे, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा हो, तो फिक्स जो पैटर्न है वो पैटर्न मैं आपको समझा देता हूं कि जो आपको दे रखे उन्हीं को रिपीट करके वापस लिख लीजिए। और लिखते समय सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, जो पूछा है उसकी जगह ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, और जो प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, जो समान अनुपात का चिन्ह आएगा, उस समान अनुपात के चिन्ह के आगे और पीछे दोनों नंबर आपको सेम ही रखने हैं। या तो आप फॉर्मूला याद कीजिए, या फिर ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला वो ध्यान रखिएगा। वो कॉन्सेप्ट जो बोला है मैंने, वो केवल तृतीय अनुपाती नहीं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सब में काम करेगा। और नहीं तो चारों के लिए अलग अलग फॉर्मूले है, वो रट लीजिएगा। तो 24 फर्स्ट है, बिल्कुल है, लिख लिया। फिर क्या लिख दूं आपके? 60, बिल्कुल लिख लेते हैं 60। फिर मैंने आपको बोला है, जब कभी भी केवल दो ही दे रखे हो तो जो प्रोपोर्शनल साइन के पहले हो उसको रिपीट कर दो हाथों हाथ। तो ये लीजिए, वापस लिख देते हैं 60। अब निकालना कौन सा है? तीसरा। तो अगर कोई सोच रहा है कि तीसरा 60 है तो वो गलत सोच रहा है। ठीक है, तीसरा अब निकलेगा, तो इसका मतलब तीसरा निकालना है, तो यहां लिख देता हूं। अब जगह जो बची है वहां पर ए, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। अब कोई कहेगा कि सर इसमें तो चौथा निकल रहा है। चौथा नहीं भैया, तीसरा ही निकल रहा है, और अगर चौथा पूछता तो भी तरीका यही रहता। तो तृतीय और चतुर्थ समानुपाती के लिए आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या होता है? सेम ही होता है। ठीक है। अब अब हमें पता है कि जब प्रोपोर्शनल में होता है तो जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन और जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, बाहरी किनारों का गुणनफल बराबर मध्य वाली संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है, तभी तो ये प्रोपोर्शनल का साइन लगा है। तो 24 का गुणा किससे? ए से, मतलब 24 से। और 60 का गुणा किससे? 60 से। चाहूं तो 3600 लिख सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल कर लेते हैं इसको, बिल्कुल कर लेते हैं। तो 12 से चला गया कितनी बार? 5 बार। और 12 से चला गया कितनी बार? 2 बार। 2 से चला गया कितनी बार? ये आपके 30 बार। और 5 का 3 से करूंगा तो कितना? 15। और पीछे 0 लगाऊंगा तो वैल्यू आ जाएगी कितनी? 150। मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। देखिएगा क्या कह रहा है भाई। 8वां सवाल, एक ट्रक जो है 2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की यात्रा करता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है।
बहुत ही आराम से कर सकते हैं। चाल मतलब क्या? स्पीड। स्पीड क्या होती है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? 450 किलोमीटर। कितने टाइम में कवर कर रहा है? 2.5 घंटे में, मतलब 2.5 आवर्स में। बिल्कुल सही है। इसको मैं करूं तो इसकी स्पीड आ जाएगी, लेकिन स्पीड आएगी किसमें? किलोमीटर पर आवर में आएगी। हमें किसमें चाहिए? मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो हमें पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं? 5 अपॉन कितना? 18, 5/18 से। कहां से आता है 5/18? पता है आपको? किलोमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 1000, और प्रति घंटे को प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 3600। फिर ऊपर से नीचे डबल जीरो कटेंगे, 10/36 होगा, जो कि 5/18 बन जाएगा। अब कैंसिल होने के लिए पहले तो पॉइंट हटाऊं, ऊपर क्या लगाऊं? जीरो। बिल्कुल सही है। काट सकता हूं, बिल्कुल गया 5 बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और काट सकता हूं, बिल्कुल चला जाएगा। 9 से चला गया 2 बार, 9 से चला गया कितना? 5 बार, और ये कितना? 500। 5 का 2 से गुणा कितना? 10। ये पूरा 10 होने के बाद इस जीरो को ये काट देगा। कितना बचा? 50। तो सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 56 एंड 50। एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है 56 और किसका? 50 का। बिल्कुल निकाल सकते हैं। 56 के मैं टुकड़े कर लेता हूं, फैक्टर्स कर लेता हूं, प्राइम फैक्टर्स जो है अभाज्य गुणनखंड। तो 56 क्या होता है? अगर हम देखें तो 56 होता है कितना? 9 का 7 का 9 से कर लू, ठीक है, 63 हो जाएगा। तो 56 के लिए क्या करें भाई? और दूसरा कौन सा आपके सामने? 50। 7 का किससे गुणा करूं? 8 से, और 8 क्या होता है? 2 का क्यूब। ठीक है, 50 मतलब 25 का डबल, और 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर इंटू कितना? 2। ठीक है, अब कुछ नहीं, जो भी आपने प्राइम फैक्टर्स किए हैं वो सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दीजिए, और हर एक प्राइम फैक्टर, हर एक अभाज्य गुणनखंड की जो अधिकतम घात है उसको लिख दीजिए। आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। कौन कौन से गुणनखंड है भाई? 2, 5 और कितना? 7। 2 की अधिकतम घात कितनी है? 3। 5 की अधिकतम घात कितनी है? 2। 7 की अधिकतम घात मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो केवल 7 की पावर 1 ही लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लेते। 2 का क्यूब कितना भाई? 8। 5 का स्क्वायर कितना? 25। 25 का 8 से गुणा करूंगा 200। 200 का 7 से गुणा करूंगा तो कितना? 1400। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर इसी के अंदर आपको पूछता कि इनका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, मसप महत्तम समावर्तक क्या होगा, तो एचसीएफ कितना आता भाई? एचसीएफ आता 2, क्योंकि दोनों में अधिकतम उभयनिष्ठ क्या है? केवल और केवल 2 है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। केवल 2, ना 2 की पावर 2, ना 2 की पावर 3, ओनली 2, 2 की पावर 1 जिसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समषष्ठभुज है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है, तो इसका मतलब भुजाएं, उसमें भुजाएं क्या, उसमें सरफेसेस, सतह कितनी होगी भाई? 6 सतह होगी, और हर एक सतह क्या होगी? एक तरह का आपका समचतुर्भुज होगी। और समचतुर्भुज के लिए अगर मैं देखूं तो समचतुर्भुज के लिए आपका जो फॉर्मूला निकल कर आता है, त्रिभुज सॉरी समबाहु त्रिभुज के लिए जो फॉर्मूला निकल कर आता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की फॉर्म बनेगी, क्योंकि टोटल भुजाएं कितनी है इसमें? 6। 6 मतलब इस तरह की आकृति बनेगी आपके सामने, ठीक है। तो इस तरह की, ये तो मैंने 2D फिगर बनाया, 3D फिगर बनेगा ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो इसमें मैं देख सकता हूं कि जो मेरे सामने त्रिभुज होंगे, ठीक है, वो समबाहु त्रिभुज होंगे, और किसी एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर। ऐसे 6 होंगे तो इसको गुणा कर देता हूं किससे? 6 से। आगे हमारा आंसर एक तरह से ये समषष्ठभुज के लिए क्षेत्रफल का क्या है आपका सूत्र? ए का मान, भुजा का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? 10। तो 6 इंटू √3/4, और ये 10 का स्क्वायर कितना भैया? 100। 4 से 100 कट रहा है 25 बार, और 25 का 6 से गुणा हो रहा है तो 150 आ रहा है, और साथ में √3 लग रहा है, तो 150 √3, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 3 बॉक्सों का वजन आपको दे रखा है, 3 किलो, 8 किलो और 12 किलो, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा इन बॉक्सों में से किसी भी संयोजन का किलोग्राम में कुल वजन नहीं हो सकता? ठीक है, इस तरह का प्रश्न हमारे पास उसमें भी आया था जो शिफ्ट 1 थी। बहुत ही आसान है, गणित का सवाल नहीं कहें तो भी चलेगा, रीजनिंग का सवाल भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई टॉपिक नहीं लग रहा है, सिंपल सा आपको दिमाग लगाकर आंसर निकालना है। 3 आपको वैल्यू दे रखी है, इन तीनों को जोड़ने पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं बन सकता? इन शॉर्ट आपको ये पूछा गया है। क्या 20 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे बन सकता है? 12 प्लस 8 से बन सकता है। क्या 15 बन सकता है? 15 आप देखें बिल्कुल बन सकता है, 12 प्लस 3 से बन सकता है। क्या 23 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे? 12 प्लस 8 प्लस किस 3 से बन सकता है। क्या 21 बन सकता है? 21 बिल्कुल भी नहीं बन सकता, तीनों को कैसे भी जोड़ लो, सिर्फ जोड़ना ही है ना, घटाना नहीं है। ठीक है, कैसे भी जोड़ लो, 21 कभी भी नहीं बनेगा। तो हमें यही पूछा है कौन सा वजन नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, 12वां देखिए। अमित ने किसी संख्या के 2/15वें हिस्से की गणना करने की बजाय उसके 2/5वें हिस्से की गणना की। जिसकी कैलकुलेशन करनी थी वो ना करके दूसरी कैलकुलेशन करी। ठीक है, तो आंसर भी अलग आया होगा। तो आपको कह रहा है कि उसका उत्तर जो है वो उत्तर सही उत्तर से 336 अधिक था। ठीक है, तो इसका मतलब सही उत्तर कहां आ रहा था? यहां पर आ रहा था 2/15 में। तो आपने गलती से वो कैलकुलेशन करी 2/5 वाली, तो कुछ और उत्तर आया। तो अब जो उत्तर आया वो इस सही उत्तर से ज्यादा आया, और कितना ज्यादा आया? 336 ज्यादा आया। तो आपको वही पूछ रहा है वो संख्या क्या है। देखो भाई, तो इसका मतलब 2/5 वाली जो वैल्यू है वो 2/5 वाली वैल्यू अधिक है किससे? 2/15 वाली वैल्यू से। और अधिक कितनी है? 336 अधिक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 2/5 किसका है? संख्या का। और 2/15 भी किसका? संख्या का। एक्स मानकर भी कर सकते हैं और बिना एक्स के भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बिना एक्स के करके बताता हूं। ठीक है, तो बिना एक्स के करना है तो जो संख्याओं की इकाइयां हैं उनको एक समान कर लो। 2/5 भी संख्या का, 2/15 भी संख्या का। तो 15 अगर है और 5 अगर है तो 5 और 15 को एक समान करना है। तो 5 और 15 को एक समान करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको 5 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 15 का एलसीएम लूंगा तो 5 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 5 और 15 का एलसीएम 15 आएगा। तो ये तो 15 ही है। इस 5 को 15 बनाना है तो किससे गुणा कर दूं भाई? 3 से। तो केवल नीचे तो परिवर्तन होगा नहीं, परिवर्तन ऊपर भी आपको करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 6। और ये कितना हो गया? 15। तो एक तरह से मेरे पास जो नंबर है, जो संख्या है, उसकी इकाई कितनी आ गई? 15 इकाई। और उस 15 का 2/5 कितना है? 6। और उसी 15 का 2 बटा अगर मैं 15 करूं तो वो कितना है? 2। इन दोनों का अंतर किसके बराबर है? 336 के। तो 6 और 2 अंतर कितना है भैया? 4। और वो 4 इकाई बराबर है प्रश्न के अनुसार किसके? 336 के। तो एक इकाई किसके बराबर होगी? 336/4 के। पर एक इकाई आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्या? उस संख्या के बारे में। और संख्या की इकाई कितनी है? 15। आप देख सकते हैं पहले 5 और 15 थी, दोनों अलग अलग थी। ठीक है, लेकिन दोनों को सेम कर दिया हमने। तो इसका मतलब अब यहां और वहां कहीं पर भी देखूं, दोनों जगह सेम इकाई, और वो इकाई कितनी है? 15। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब 15 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो 15 से गुणा कर लेते हैं। 4 से इसको काटू, बिल्कुल काटिए भाई। 4 से ये गया 8 बार, 32, एक बचा 16, तो 4 बार। 84 का 15 से गुणा करते, अभी कर लेते। 84 का आप 10 से गुणा कर लो पहले, तो कितना हो गया? 840। फिर 84 का गुणा कर लो किससे? 5 से। तो 84 का 5 से करोगे तो 8 पंजे 40, 400 ये, और 5 चौक 20, तो 420 और आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना होगा भाई? 800 और 400 कितना? 1200, और 40 और 20 कितना? 60। तो 1260 आपका उत्तर आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि सेकंड ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12वां, जिसका ऑप्शन आ रहा है सेकंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वें की। देखिए, दो गाड़ियां हैं, बिल्कुल ठीक है। ए और बी जिनका नाम दे रखा है, शहर सी से शहर डी के लिए चलना शुरू करती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है? 540 किलोमीटर हो,
और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से चल रही धीमी गति से चलने वाली गाड़ी, इसका मतलब दो गाड़ियां, उसमें से एक चलती है तेज और एक चलती है धीरे। जो धीरे चलती है उस धीरे चलने वाली गाड़ी की स्पीड आपको दे रखी है कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, तो आपको कह रहा है धीमी गति से चलने वाली गाड़ी को तेज गति से चलने वाली गाड़ी की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लगता है। बिल्कुल सही है, जो धीरे स्पीड से चल रहा है उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा कितना लग रहा है, 1 घंटे का। आगे चलते हैं, फिर क्या बोल रहा है आपको, तो तेज गति से चलने वाली गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि एक एक ऑप्शन उठाकर देखोगे इस वजह से। ठीक है, तो दूसरा तरीका जो बेसिक तरीका वो मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, दो शहरों के बीच की दूरी कितनी बता रखी है इसने, 540 किलोमीटर। तो वो शहरों के नाम भी दे रखे हैं इसने, क्या, सी और डी। तो जो गाड़ियां हैं ए और बी दोनों को ये डिस्टेंस जो है वो कवर करनी है। ठीक है, तो कवर कर लेगी। तो 540 किलोमीटर प्रति घंटे की, सॉरी 540 किलोमीटर जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से, जो कि स्पीड क्या है, धीरे है। ठीक है, तो इसका मतलब समय ज्यादा लेगी, तो इसका मतलब दूरी बटा चाल, तो आएगा क्या, समय। इसी तरह से दूरी बटा चाल, वो चाल कौन सी है वो हमें नहीं पता, तो ये चाल धीरे वाली आगे क्यों लिखी, क्योंकि जब धीरे चलेगा तो समय ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा समय में से कम समय घटाऊंगा, तभी तो मेरा जो 1 घंटे का डिफरेंस है वो निकल कर आएगा। और ज्यादा समय कब लगेगा, जब स्पीड क्या होगी, कम। ठीक है, तो इसका मतलब 540 की डिस्टेंस है, 90 की स्पीड से जाता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आएगा। उसी तरह से ये डिस्टेंस 540 की है, फास्ट स्पीड से जाता है, तो क्या स्पीड है फास्ट वाली वो नहीं पता, तो मान लिया क्या है, एस है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आएगा, बीच में माइनस करूंगा तो टाइम का डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना, 1 घंटे का। ये बराबर आ जाएगा किसके, 1 घंटे के। अब आपको यहां से एस निकालना है, जो कि आप निकाल सकते हो। 0 से 0 गया, बिल्कुल गया। 9 54 को 6 बार काटेगा, बिल्कुल काटेगा। ये एक इधर आएगा तो माइनस का होगा, और 6 में से 1 घटेगा तो 5 बचेगा, बिल्कुल सही है। ये जो माइनस का 540 बटा एस है वो उधर जाकर प्लस का होगा, ये लीजिए 540 बटा एस उधर जाकर प्लस का हो गया। अब ऊपर से ऊपर काट लूं, बिल्कुल 5 से गया 1 बार, 4 जाएगा नहीं, 0 लगेगा, 40 जाएगा 8 बार। तो जो s की वैल्यू है वो इधर आएगी, तो फिर इधर बचेगा 108, और वही आंसर हमारा सही होगा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट है। तो धीरे वाली 90 की स्पीड से जा रही है और तेज वाली 108 की स्पीड से जा रही है। तो जो 90 की स्पीड से जा रही है वो आप देख सकते हो कितना समय ले रही है, 6 घंटे का समय ले रही है। और जो 108 की स्पीड से जाएगी वो कितने समय का, कितना समय लेगी, कितने घंटे का समय लेगी, 540 बटा 108 करूंगा, 5 घंटे का समय लेगी। और 6 और 5 का अंतर 1 घंटा आ रहा है प्रश्न के अनुसार, मतलब बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखिएगा, जो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको दे रखा है साइन थीटा कितना है, 12/13, और आपको 2 कॉट थीटा प्लस 13 कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है। बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात। साइन थीटा बराबर है 12/13, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं, समकोण त्रिभुज बना लेता हूं, ये बना लिया मैंने, ये 90 डिग्री है, बिल्कुल है। थीटा कौन सा मानूं, ये या ये, कोई सा भी मान सकता हूं, मैंने ये मान लिया। अब ध्यान रखिएगा, जो थीटा माना है उस थीटा के सामने वाली जो साइड है, अपोजिट साइड जो है, वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा होगी आपके उस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए लंब का काम करेगी, परपेंडिकुलर जो है उसके लिए वो होगी। तो ये थीटा माना तो लंब कौन सा होगा, ये। कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला। और बचा हुआ क्या, आपका आधार मतलब बेस वैल्यू जिसे हम कह सकते हैं। अब मुझे क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है। साइन थीटा लाल बट्टा कक्का याद कीजिए, जो इंग्लिश में, सॉरी हिंदी मीडियम से है। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम से उन्होंने क्या पढ़ा होगा, लाल बट्टा कक्का की जगह पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर क्या बोले। ठीक है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूज।
यहाँ पर L से क्या है लंब, A से क्या है आधार और K से क्या है कर्ण। ये क्या होता है साइन, आगे क्या होता है कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, हमें किसके बारे में बात करनी है, पहले साइन के बारे में। साइन क्या है, साइन है लंब बटा कर्ण। तो ये सामने वाला लंब है जो कि कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। अब आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए तो आप हाथों हाथ आधार कितना कह सकते हो 5। और अगर याद नहीं है ट्रिपलेट तो फिर आप क्या करोगे, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस क्या आधार स्क्वायर जो कि आपको निकालना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर आकर क्या होगा माइनस का और उधर क्या ए स्क्वायर। 169 में से 144 लेस करूंगा 25 होगा और उसका स्क्वायर रूट करूंगा तब आधार का मान आ जाएगा कितना 5। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो, और याद है तो सीधा लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, और याद होने भी चाहिए। तो मेरे पास लंब आ गया, कर्ण आ गया, आधार आ गया, बिल्कुल सही है। अब मुझे क्या पूछा जा रहा है 2 कॉट थीटा प्लस 13 कॉस थीटा। अभी बता देंगे। 2 कॉट थीटा, कॉट क्या होता है साइन कॉस टेन कॉट, आधार और लंब। तो आधार कितना है भाई पूरे सवाल में 5 और लंब कितना है भाई 12, तो 5/12 प्लस ये लीजिए प्लस 13 गुणा में क्या कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है भाई, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो ये 5 बटा में कितना 13। सही है, बिल्कुल ठीक है। 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, ये 6 टाइम्स चला गया, 5/6 प्लस 5 करना है, एलसीएम कितना आ गया आपके पास 6 आ गया और 6 का 5 से मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया 30 आ गया और 30 प्लस 5 कितना आ गया 35 आ गया। तो 35/6 मतलब दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। देखिएगा, संख्याएं दे रखी है आपको 9, 15, 1, 15, 14, 9, 4 और x। इनकी माध्यिका दे रखी है, मीडियन आपको दे रखी है 11, तो x का मान क्या होगा ये आपको पूछा जा रहा है। एक होता है मध्य मीन, एक होता है माध्यिका मीडियन और एक होता है बहुलक मतलब मोड। ठीक है, बहुलक तो क्या होता है भाई, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, मतलब जो सबसे ज्यादा बार आए नंबर वही क्या कहलाता है बहुलक कहलाता है। माध्य क्या होता है, मीन क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। माध्यिका क्या होती है, मीडियन क्या होती है मिड वैल्यू जो होती है वो। मिड वैल्यू तो आप कहेंगे सर आपने अभी अभी वो बोला है माध्य होता है। मिड वैल्यू जब हम गिवन डेटा को, दिए गए आंकड़ों को, दी गई संख्याओं को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, तब बीच में जो आता है वो क्या होती है आपकी माध्यिका। तो इन दिए गए आंकड़ों को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा 1, ठीक है, फिर क्या लिखूंगा 1 के बाद 4, फिर क्या लिखूंगा 9 जो कि 2 बार है, ठीक है, फिर क्या लिखूंगा 9 के बाद 14। लेकिन आप देख सकते हैं माध्यिका इन्हीं संख्याओं में से कोई एक संख्या होने वाली है और जो ऑप्शन में देख पा रहा हूं वो 10, 11, 12, 13 है। इसका मतलब इस 9 से आगे आने वाले हैं और अब जो मैं लिखने जा रहा हूं 14 उससे पहले आने वाले हैं। तो इसका मतलब बीच में जगह छोड़ देता हूं और वो जगह मैं छोड़ देता हूं किसके लिए, x के लिए। क्यों, क्योंकि x उसकी क्या है आपकी, सॉरी माध्यिका है ना, और x की माध्यिका 11 है, बिल्कुल सही है। तो x को मैं बीच में लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि x का मान आप देख सकते हैं 10, 11, 12, 13 इन्हीं चारों में से कुछ होगा। तो मैं जब बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूं तो 9 के बाद में x ही आएगा फिर 14 आएगा, क्योंकि x का मान इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक है इसलिए। 14 के बाद में क्या आएगा 15, बिल्कुल कितनी बार है 2 बार है। अब कोई बच गया क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बिल्कुल सारे के सारे आ चुके। अब इनकी माध्यिका क्या होगी, माध्यिका होगी इनका जो मिड वैल्यू होगा वो, बीच का जो मान होगा वो। तो इनके बीच का मान कौन सा होगा भाई, 4 और 4 8 है, तो इनके बीच पे कौन आएगा, इनके बीच में ये वैल्यू आएगी। तभी तो इधर भी 4 और इधर भी कितने हो गए 4 हो गए। तो यहाँ पर तो कोई वैल्यू है ही नहीं, वो वैल्यू है कितनी है माध्यिका 11, तो ये है आपके 11। तो x का मान कैसे निकलेगा, x का मान बहुत ही आसान है। जब इन दोनों का मिड वैल्यू 11 है तो वो मिड वैल्यू आई कैसे, इन दोनों से ही तो आई, और इन दोनों से कैसे आई,
9 प्लस x बटा 2 करने पर कितना आया? 11। उधर गया तो 22 हो गया। 9 प्लस x बराबर कितना? 22। x का मान निकालना है तो 22 में से क्या कर दूं? 9 कम कर दूं। तो 22 में से 9 कम करोगे तो कितना निकल कर आएगा भाई? 13। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। टोटल 30 सवाल है, उसमें से 15 सवाल अभी तक हम कर चुके हैं। सारे के सारे प्रश्न हूबहू वैसे ही है जैसे आपके सीबीटी 2 में आए थे 23 जनवरी, और वो भी शिफ्ट कौन सी भाई? सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। The sum of the binary numbers 11001000 and 11011110 इन बाइनरी नंबर्स का सम बताना है। तो याद रखिएगा बाइनरी नंबर्स का सम करते टाइम 00 कितना होता है? 0। 11 कितना होता है? 0, और 1 कहां जाता है? कैरी। 01 कितना होता है? 1, और 10 कितना होता है? 1, और 111 कितना होगा? 1 और 1 कैरी, मतलब ये इस तरह से लिखेंगे। तो इनको ध्यान में रखते हुए इसका आंसर अभी हम बता देंगे। क्या है भाई? 1 1 00, फिर 100, फिर क्या है भाई? 11, बिल्कुल ठीक है, 0 111, और फिर क्या आपके 0। अभी बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये पड़ा हमारे सामने कैसे करना है इसको। ठीक है, 000, 011, 1101 कैरी, तो फिर से 1101 कैरी, फिर 101, 1101 कैरी, 111 कितना? 1 और 1। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो कहां मैच कर रहा है? 110100, 110100 और 10। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17वां। यदि बहुत ही आसान सवाल है, लाभ और हानि का है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। यदि कोई विक्रेता एक नारियल को 32 रुपए में बेचता है और 20% की हानि होती है उसको, ठीक है भाई, होने दो। तो नारियल का क्रय मूल्य कितना है ये आपको बताना है। आराम से बता सकते हैं। हानि कितने की है भाई? 20% की। और बेच कितने में रहा है? 32 रुपए में। 20% की हानि मतलब कितने परसेंट पर बेच रहा है? 80% पर। और रुपए में कितने पर? 32 रुपए पर। तो 1% का मतलब कितना हुआ? 32 बटा कितना भाई? 80%। ठीक है, क्या मुझे एक का मान पूछा है? नहीं, नारियल का क्रय मूल्य पूछा है। इसका किसका मान निकालोगे? 100% का। क्यों? क्योंकि 100 ही हमने क्रय मूल्य माना है। ठीक है, 1000 मानते तो फिर 80 नहीं आता। 1000 का कुछ ना कुछ वो 80% निकाल कर फिर 32 के बराबर करते। ठीक है, तो ये आया 100। जो चीजें कटनी है काट दीजिए। 0 से 0 चला गया, 8 से ये चला गया, कितना? 4। 4 का 10 से गुणा कितना? 40 रुपए हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो खरीदा कितने में भैया? 40 रुपए में, और उस पर 20% का लॉस हुआ, मतलब 40 का 20% 8 रुपए होता है, तभी तो उसने 32 रुपए में बेचा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए भाई, क्या है भाई 18वां सवाल, देखिएगा। टाइम डिस्टेंस स्पीड से लिया गया है, काफी अच्छा प्रश्न है ये। आपको कह रहा है अपनी सामान्य चाल से 7/9 गुनी चाल से साइकिल चलाकर अनवर जो है 4 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है। जो नॉर्मल उसकी स्पीड है उस स्पीड से नहीं जा रहा है, वो किससे जा रहा है? उस स्पीड के 7/9 से जा रहा है। ठीक है, तो रेशियो में लिखा हुआ तो आप समझ सकते हैं, जो 9 है वो उसकी नॉर्मल स्पीड, जो सामान्य चाल है उसकी इकाई है, और 7 जो है वो अभी जिस स्पीड से जा रहा है उसकी इकाई है। ठीक है, लेट हो रहा है, बिल्कुल लेट होगा। जो नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए वो ना होकर कम है, तो डेफिनेटली लेट होगा। और लेट कितने से हो रहा है? 4 मिनट से। कोई दिक्कत नहीं। अनवर को अपनी सामान्य चाल से साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाए तो कितने टाइम में पहुंच जाएगा, ये आपको पूछा जा रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखो भाई, 7/9 अपनी नॉर्मल स्पीड से वो साइकिल चला रहा है, तो सामान्य नॉर्मली उसकी जो स्पीड है वो कितनी होती है? 9 इकाई होती है। लेकिन एट प्रेजेंट अभी जो उसकी स्पीड है वर्तमान में वो कितनी है? इसका 7/9, तो 9 का 7/9 कितना होगा? 7। अभी ये स्पीड है उसकी। ये रेशियो आया मेरे पास किसका? उनकी स्पीड का, उनकी चाल का। अब जाना तो स्कूल से घर या घर से स्कूल, जो भी कह रहा है वही है। तो इसका मतलब डिस्टेंस तो दोनों केस में क्या है? चाहे सामान्य स्पीड से जाए या अभी की स्पीड से जाए, डिस्टेंस दोनों केस में सेम है। तो अगर दूरी एक समान है
तो हमें पता है कि जो चाल और समय होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अगर चाल का अनुपात 9:7 आया तो समय का अनुपात क्या आएगा, इसका उल्टा, और उल्टा कितना, 7:9। ये अनुपात आएगा टाइम का, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, अचर है दोनों ही केस में। कौन से केस में, नॉर्मल स्पीड वाले में भी और एट परसेंट जो स्पीड है उस वाले केस में भी। तो इसका मतलब दोनों के लिए समय 7 और 9 है, तो दोनों के लिए जो इकाइयों का अंतर है वो कितना है, 2 इकाई का, और वो 2 इकाई का अंतर किसके बराबर है, 4 मिनट के बराबर है। तभी तो 4 मिनट लेट पहुंच रहा है वो, क्योंकि सामान्य पहुंचता है तो 7 इकाई में पहुंच जाता है, अभी पहुंच रहा है तो 9 इकाई में पहुंच रहा है। तो इसका मतलब 2 इकाई का फर्क आ रहा है, और वो 2 इकाई का फर्क मिनट में किसके बराबर है, 4 मिनट के। तो 1 इकाई का फर्क किसके बराबर होगा, 4/2, मतलब 2 मिनट के। बिल्कुल सही है। मुझे ये पूछ रहा है कि अगर वो सामान्य चाल से साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचता है तो उसको समय कितना लगता है, ये पूछ रहा है। सामान्य चाल के लिए समय का अनुपात कितना है, 7 है, तो 1 का मतलब 2 है, तो 7 का मतलब कितना होगा, 14। तो 14 मिनट में वो नॉर्मली आपके स्कूल पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 7 14 मिनट। और 14 मिनट में देख सकता हूं कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए भी, ये था क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। यदि पहले वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भैया, 1440 रुपए। बहुत ही अच्छी बात है। तो उसी मूलधन पर, जो मूलधन 1440 के लिए है, मतलब जिस मूलधन पर 1440 रुपए ब्याज मिल रहा है, उसी मूलधन पर 10% ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 वर्षों का टोटल नहीं पूछा है, पर्टिकुलर दूसरे साल का ही आपको पूछा है। पहले साल का आपको दे रखा है कितना, 1440 रुपए। मूलधन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना मूलधन निकाले भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि मूलधन का कोई रोल ही नहीं है। जब आपको पहले साल का ब्याज दे रखा है कितना है, 1440 रुपए, बिल्कुल दे रखा है। अब इस पर 10% ब्याज लोगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लेना। तो पहले साल का ब्याज कितना है, 1440। अब वापस ब्याज लेना है दूसरे साल के लिए, तो 1440 तो वापस आएगा ही आएगा, लेकिन इस 1440 पर 10% ब्याज और जुड़कर आएगा, तभी तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। तो 1440 पर 10% अगर जोड़ू, और 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, तो 1440 का 1/10 निकालूंगा तो कितना आएगा, 144 रुपए आएगा। तो इसका मतलब दूसरे साल में 1440 तो वापस मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन 1440 का 10% मतलब 1/10 जो कि 144 हो रहा है, दिख रहा है, वो भी इसमें जुड़कर मिलेगा। तो कुल मिलाकर कितना मिला, 4, 8, 5 और कितना, 1, 1584 रुपए मिलेंगे, जो कि मेरा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये 2 सालों का ब्याज नहीं है, सिर्फ दूसरे साल का ब्याज है। ठीक है, अगर 2 सालों का टोटल ब्याज पूछे तो 1584 वो और 1440 ये जोड़ लीजिए, आ जाएगा। और एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पता होगी, कि पहले वर्ष के लिए ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ आर सेम। क्यों, क्योंकि दोनों ही किस पर मिलते हैं, दोनों के दोनों आपके प्रिंसिपल मूलधन पर प्राप्त होते हैं। ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर, है ना। सेकेंड ईयर से दोनों में चेंज आना शुरू हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट तो सिमिलर रहता है फॉर द एवरी ईयर, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, तो वो इंक्रीज होता रहता है। चलिए भाई, अगला प्रश्न है आपका सिंपल सा, एक तरह से सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसको सरल करके x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करूं, 5 और 3 का एलसीएम ले लूं, कितना आया भैया, 15। 5 से 15 गया कितनी बार, 3 बार। 3 का 2 से गुणा करूंगा तो कितना होगा, 6x। 3 से 15 गया कितनी बार, 5 बार। 5 का 1 से गुणा करूंगा तो 5। बराबर वाला 1/3 पड़ा है, उसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे। ये 7/2 गुणा होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो आपस में क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है और बिना किसी साइन के साथ है तो वो मल्टीप्लाई होता है। तो 7/2 मैं चाहूं तो 30 लिख सकता हूं, अभी बाद में लिख लेंगे। माइनस क्या है, 5x बट्टा में कितना, 3। बिल्कुल ठीक है। क्या मैं इस 3 से इस 15 को 5 बार और इस 3 को 1 बार काट सकता हूं क्या, बिल्कुल काट सकता हूं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे काट दिया आपने,
ये कटता तो उस टाइम है जब एक से एक नंबर कटे, ये 3 नंबर कैसे कट गए भैया? मैंने इस 15 को 5 गुणा 3 लिखा और ये 3 है, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, फिर उस एक 3 से वो एक 3 काटा है। बस ये जो कॉमन लेने का प्रोसेस है ये मैंने लिखा नहीं है, बस इतना ही फर्क है। इतना हम समझ सकते हैं, ठीक है? सीबीटी 1 क्लियर करके आए तो इतनी तो गणित हमें आती है। अब कुछ भी नहीं, सरल करना बिल्कुल कर लेते हैं भाई। 5x माइनस ये जो भी है, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया? ये 10, ठीक है। अब 1 और 10 का एलसीएम लूंगा, कितना आएगा? 10 आएगा। ये लीजिए 10 आ गया। इस 1 और इस 10 का एलसीएम ले रहा हूं, 10 आ रहा है। 1 से 10, 10 बार 10 का 5 से गुणा 50x हो रहा है। माइनस 10 से 10 गया, एक बार 1 का इन सबसे गुणा करूंगा तो 7 अंदर गुणा होगा, तो 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 42x हो जाएगा। और 7 अंदर माइनस के साथ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा, 7 और 5 का गुणा। उधर क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है? 1 है। 50x में से 42x जाएगा, कितना बचेगा? 8x बचेगा। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। ये 10 उधर जाएगा, 1 से गुणा होगा, 10 ही बचेगा। और ये प्लस का 35 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 में से 35 घटाऊंगा तो उधर बचेगा क्या? माइनस का 25। x निकालना था तो 8 गुणा में है, उधर जाकर भाग में लग जाएगा, तो x का मान -25/8 आएगा, जो कि मैं देख सकता हूं आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलिए x का मान आ जाएगा यहां से -25 अपॉन में कितना? 8, और यही आपको पूछा था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21वां। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है और लाभ हानि का बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, जो कि कई बार आपको कई सवालों कई एग्जामों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन हम वो तरीका लगाएंगे जो सबसे आसान है। 5 रुपए में 8 नग के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है कोई विक्रेता जो भी है, तो इसका मतलब 5 रुपए में कितने खरीद रहा है? 8। ये उसकी परचेज है, खरीद है, बिल्कुल ठीक है। फिर उन्हें 8 रुपए में 5 पीस के हिसाब से, नग के हिसाब से बेचता है। तो बेचते टाइम 8 रुपए में किस हिसाब से बेचता है? 5 के हिसाब से। ये सेलिंग है उसकी, इस तरह से बेचता है। तो कुछ नहीं करना, सीधा सा तरीका होता है इस प्रश्न को करने का, क्या कि खरीदे गए मूल्य को बेची गई वस्तुओं की संख्या से गुणा करवा दीजिए, तो आपको कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी मिल जाएगा, मतलब क्रय मूल्य मिल जाएगा। सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, और वो बात यह है कि खरीदे गए मूल्य को बेची गई वस्तुओं की संख्या से गुणा करवाना, उससे आपको सीपी क्रय मूल्य मिल जाता है। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 5 गुणा 5 25। सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया भाई? 5 इंटू 5 कितना? 25 रुपए आ गया। तो फिर विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई? अब सेलिंग प्राइस कहां से आएगा? बचे हुए जो 2 नंबर है उनका गुणा कर लीजिए, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 8 का 8 से गुणा कितना? 64। ये लीजिए 64, 64, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। बिल्कुल सही है। अब कुछ भी नहीं, 25 में कोई चीज लाकर अगर 64 में बेच रहे हो तो फायदा होगा, ये तो तय है। ठीक है, कितने का फायदा होगा? जो यहाँ पर फर्क है, फर्क कितने का है? 25 और 25 50, और ऊपर का कितना? 14, तो 39 का 39 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है? कॉस्ट प्राइस 25 पर हो रहा है। और परसेंटेज के लिए क्या? 100। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 39 का 4 से मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 40 का 4 से करते हो तो कितना आता है? 40 का 4 से करते हो 160 आता है, उसमें 4 लेस कर लीजिए तो कितना बनेगा? 156% जो है वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 21। टोटल 30 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चंस और है। चलिए एक एक करके उनको भी कर लेते हैं। ये भी आसान प्रश्न है, प्रतिशत का बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। Two numbers are 10% and 20% less than a third number. By what percentage should the second number be increased to make it equal to the first number? अभी कर लेते हैं। टोटल नंबर कितने हैं भैया? 3। चलिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही, जो थर्ड नंबर है उससे 10% और 20% क्या है? लेस। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही किस पर डिपेंड कर रहे हैं? थर्ड पर। ठीक है, तो थर्ड को मैंने कितना मान लिया? 100।
कंपल्सरी है क्या, जरूरी है क्या कि थर्ड को ही 100 माने? आप और भी किसी को मान सकते हो, लेकिन हमेशा उसी चीज को मानो जिस पर पूरा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा हो। पर 100 माने ये जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अगर चाहें तो 200 मान सकते हो, 400 मान सकते हो, 2 करोड़ मान सकते हो, 36,890.345 मान सकते हो। और जितना उल्टा सीधा नंबर मानोगे, उसका उतना ही प्रतिशत जो लिखा हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेशन कम चाहते हैं तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में दो बातों का हमेशा ध्यान रखें। जब भी मानने की जरूरत पड़े तो हमेशा उसको मानिए जिस पर पूरा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है, और हमेशा 100 ही मानिए, ताकि कैलकुलेशन करनी आसान नहीं, बहुत आसान हो जाए। तो यहाँ क्वेश्चन किस पर डिपेंड कर रहा है? क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है किस पर? तीसरे नंबर पर, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों ही नंबर तीसरे नंबर से कम है। बिल्कुल सही है। तो इसको मानूंगा, और कितना मानूंगा? 100। तो 100 का 10% कितना होता है? 10। वो कम करूंगा तो कितना होगा? पहला नंबर 90। और 100 का 20% कितना होता है? 20। वो कम करूंगा तो दूसरा नंबर कितना होगा? 80। तो फर्स्ट वाला नंबर आ गया कितना? 90, और सेकंड वाला नंबर आ गया 80। अब ये सेकंड वाला जो नंबर है, इसको फर्स्ट वाले नंबर के बराबर करना है तो कितना और बढ़ाना पड़ेगा? 10 और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वैल्यू में नहीं, परसेंटेज में पूछ रहा है हमें। तो 10 बढ़ाना पड़ेगा। किस पर बढ़ाना पड़ेगा? जो वो नंबर है उस पर बढ़ाना पड़ेगा। और सेकंड वाला नंबर कितना? 80। तो इसका मतलब 10 का इंक्रीमेंट देना है, 10 की बढ़ोतरी करनी है जो 80 है उस पर। तो 10 बढ़ाना है, 80 पर बढ़ाना, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। जीरो से क्या चला गया? जीरो। और हमें पता है 1/8 का प्रतिशत में मान, जो कि प्रतिशत वाली टेबल होती है जो हम याद करके जाते हैं, उसके अनुसार 12.5% होता है। और अगर आपको याद नहीं है वो टेबल, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, 100 बटा कितना है 8 काटोगे तो 25/2 होगा 4 से, और फिर 25/2 का आधा करोगे तो 12.5% आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी इसकी चेक करते हैं, देखिएगा। 16 करली ब्रैकेट लिखा हुआ है, मंजिला कोष्टक है, 25% का मान होता है 1/4, जो कि याद होना चाहिए। और याद नहीं है तो 25/100 करोगे, फिर 25 से 100 को काटोगे तो 1/4 ही होगा। ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होता है? का। और का मतलब गणित में क्या होता है? गुणा। फिर क्या है? स्मॉल ब्रैकेट। बिल्कुल। कितना है? 14 इंटू कितना? 10। बिल्कुल सही है। और उसमें डिवाइड कितना है? 35। बिल्कुल सही है। प्लस क्या है? 12। बिल्कुल सही है। गुणा में क्या है? 10। बिल्कुल सही है। और उसके डिवीजन में कितना है? 15। ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और ये करली ब्रैकेट क्लोज। अब हमें पता है सबसे पहले हमें सॉल्व करना है स्मॉल ब्रैकेट, जो भी ये माइनस करली ब्रैकेट का ऑफ जिसको हम कहते हैं, प्लस है इन सब में, क्योंकि वी बॉड मास जो होता है उसके अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट की बारी आती है। तो ब्रैकेट इसको सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी दोनों ब्रैकेट है, स्मॉल और करली। ठीक है, मतलब छोटा और मंजिला। तो पहले किसको सॉल्व करूंगा? छोटे कोष्टक को। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल। 5 से गया 2, और 5 से गया 7। 7 से गया कितना? 2। बिल्कुल सही है। 5 से गया 2, और 5 से गया 3। 3 से गया कितना? 4। 4 इंटू 2 कितना? 8। 2 इंटू 2 कितना? 4। 8 और 4 कितना हो गया? 12। ये लीजिए 12 आ गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं करली ब्रैकेट के बारे में। 1/4 मल्टीप्लाई कितना करूंगा? 12। तो ये 16 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 12 करूंगा तो ये 3 टाइम्स जाएगा। तो 16 में से 3 कम करूंगा तो कितना आएगा? 13। और वही आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि पाई चार्ट से लिया गया है। क्या है पूरी जानकारी, पहले उसको पढ़ते हैं और फिर प्रश्न क्या पूछा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, निम्नलिखित वृत्त आरेख पाई चार्ट में एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषय ए बी सी डी ई, ठीक है, में प्राप्त कुल अंकों का विभाजन किया गया है, जो कि आपको दिखाया भी गया है यहाँ पर। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कितने? 150 है, और उसने कुल 600 अंक प्राप्त किए हैं। सब्जेक्ट कितने हैं भैया? 5। हर सब्जेक्ट 150 नंबर का है। तो आप समझ सकते हैं, जब हर एक सब्जेक्ट 150 नंबर का है तो 5 सब्जेक्ट है, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 750। उस 750 में से वो लड़का कितने नंबर लेकर आ रहा है? 600 नंबर लेकर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये नंबर ही बताए गए लेकिन डिग्री में बताए गए। ठीक है, पाई चार्ट आपको पता है या तो परसेंटेज में होता है या डिग्री में होता है। तो ये डिग्री अगर आप ऐड करोगे तो 360 डिग्री आएगी, ऐड करने की भी जरूरत नहीं, आएगी 360 ही।
तो वो जो 360 डिग्री है वो परसेंटेज में तो 100% के बराबर है, और नंबर में किसके बराबर है, जो टोटल नंबर है उसके। और 150 का एक पेपर है, एक सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट कितने के हो गए, 750 के। तो 360 डिग्री किसके बराबर है, 750 नंबर के बराबर। ठीक है, चलिए, या 360 डिग्री प्रतिशत में कहूं तो 100% के बराबर। अब सवाल क्या है मेरा, विद्यार्थी को कितने विषय या विषयों, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, मैं अपने औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। अब इसको करने का एक तरीका तो यह है कि पूरी कैलकुलेशन करो, और नहीं तो शॉर्ट ट्रिक जो है वो मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही आसान सी। कैसे, नंबर कितने लाया, वो टोटल 600 नंबर लेकर आया है। ये लीजिए 600 नंबर लाया है, बिल्कुल सही है। वो 600 नंबर कितने सब्जेक्ट में लेकर आया भाई, वो 600 नंबर आप देख सकते हो कितने सब्जेक्ट में लेकर आया, 5 सब्जेक्ट में लेकर आया। सही है, बिल्कुल सही है। तो 5 से इसको मैं काट सकता हूं, तो कितना आ गया, 5 से ये कटने पर कितना आ जाएगा, 12, और ये कितना, 120 नंबर उसके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर मेरे पास ये नंबर अंकों में लिखे हुए होते तो अभी मैं चेक कर लेता कि भैया 120 नंबर से ज्यादा नंबर कितने सब्जेक्ट में है, और जितने सब्जेक्ट में वो ऑप्शन टिक कर देता, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, तो ये जो 600 नंबर है ये उसके नंबर आए हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं नंबर कितने हैं, एवरेज 120 नंबर है, तो मैं यहां पर ये देख सकता हूं कि ये जो टोटल है आपके सामने, ये टोटल कितने नंबर का है, ये टोटल है 750 नंबर का। ठीक है, विषय में प्राप्त कुल अंकों का विभाजन किया गया है। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल है जो कि इनके नंबर है उसी का। तो इसका मतलब टोटल कितना है, ये 360 डिग्री है। गलत है कि सही है, बिल्कुल सही है। तो 360 डिग्री में अगर मैं डिवाइड करके देखूं किसका, कितने सब्जेक्ट है भाई, 5 का, तो 5 से अगर मैं डिवाइड, या 120 की बात करें तो ये कितना आएगा, 3। लेकिन 3 के लिए नहीं, चलिए 5 से डिवाइड करके देखूं, तो 5 से डिवाइड करके देखूं तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 5 से कितना गया आपके, 7 बार 35, और फिर कितना होगा ये एक, तो कितना 10, तो कितना 72 डिग्री हो गया। नंबर की जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि डिग्री में है तो डिग्री में ही चलने देते हैं। तो 360 डिग्री टोटल उसके है, 5 सब्जेक्ट है, तो हर एक सब्जेक्ट में अगर नंबर की बात करूं तो नंबर तो 120 अंक आ रहे हैं, और डिग्री में बात करूं तो डिग्री कितनी होनी चाहिए, 72 डिग्री होनी चाहिए। एवरेज की बात कर रहा हूं, औसत की बात कर रहा हूं। तो हमें यह बताना है कि ऐसे कितने सब्जेक्ट है जिसमें 120 नंबर से ज्यादा नंबर आ रहे हैं। तो नंबर में तो लिखा हुआ नहीं है, तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे। हाँ, नंबर की जगह डिग्री में अगर मैं कर दूं, जैसा कि कर दिया आपके सामने, तो फिर हम ये बता सकते हैं कि कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 72 डिग्री से ज्यादा, या फिर यूं कह दूं 120 नंबर से ज्यादा नंबर आ रहे हैं। चेक करो भाई कहां कहां आ रहे हैं। 72 से ज्यादा एक तो ई में आ रहे हैं, और 72 से ज्यादा एक आपके बी में आ रहे हैं। तो कितने सब्जेक्ट हुए ऐसे, 2 सब्जेक्ट हुए, और उन दोनों सब्जेक्ट का नाम भी आपको पता है, ई और बी। आंसर क्या होगा भैया, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25वां क्या है, देखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक निश्चित दूरी तय करने में 50 मिनट लगते हैं। कोई 64 की स्पीड से चल रही है, क्या है भाई, ट्रेन है, बिल्कुल ट्रेन है। तो वो कोई दूरी तय करती है 50 मिनट में, तो वो दूरी निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है। इसी दूरी को 40 मिनट में अगर तय करवाना है तो इसकी चाल में कितने किलोमीटर प्रति घंटे में वृद्धि करनी होगी। तो पहले तो दूरी कितनी चलती है वो मैं आपको बता देता हूं। कितनी दूरी चलती है भाई, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 लगा देता हूं, तो किलोमीटर प्रति मिनट हो गया। और ये तो हो गई स्पीड। ठीक है, स्पीड हो गई, और टाइम कितना है 50 मिनट का, तो मिनट से मिनट कट जाएगा, और जीरो से जीरो भी काट देते हैं। तो ये हमारे सामने आ गया, अगर और भी काटना चाहे तो काट लीजिए इसको। ये आ गया 3, और ये आ गया 64 का आधा कितना, 32। 32 का 5 से गुणा कर लूं, तो 32 का 5 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5 3 15, 150 और 160 आ जाएगा। तो दूरी आ जाएगी 160 बटा 3 किलोमीटर की, जो कि वो तय कर रही है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या बोल रहा है, इसी दूरी को, कौन सी दूरी, ये पड़ी दूरी, इसी दूरी को 40 मिनट में तय करना है।
तो इसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो इसका मतलब पहले तो किस चाल से तय करेगा वो चित्र देखता हूं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 160 बटा 3। समय का भाग दूंगा और समय कितना है 40 मिनट। सही है। तो इसमें 40 का भाग दूंगा तो 40 आ जाएगा यहां पर। इसने इसको काट दिया कितना 40 बटा 3। तो कितनी स्पीड हो गई भाई 40 बटा 3। 40/3 का ये जो 64 है इससे तुलना करूं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में और ये स्पीड है आपकी किलोमीटर प्रति मिनट में। मिनट को किस में बदलूं भाई घंटों में। तो मिनट को अगर मैं घंटों में बदलूंगा तो किसका भाग दूंगा भाई 60 का। इसमें 60 का भाग दूंगा तो ये कटेगा कितना 20 बार और 20 कहां चला जाएगा आपके ऊपर। ऊपर 1 सेकेंड 3 का इसमें कितना था ये 40/3। अच्छा जीरो से जीरो चला गया ना 4 ही आएगा भाई इसीलिए एक जीरो ज्यादा आ रहा है। 40 से आप इसको काटोगे तो 4 बार जाएगा और 4 बार जाएगा तो ये 40 नहीं यहां पर केवल कितना होगा 4/3। ठीक है। और फिर इस 3 को बदलना है अगर आपको इस 3 को बदलना है मिनट को घंटे में तो किसका भाग दे दोगे 60 का। तो ये चला गया 1/20 और बट्टा के नीचे बट्टा संख्या कहां चली जाएगी ऊपर। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड आ गई दूसरी बार में। तो 64 से 80 करना है तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी 16 और 16 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है भाई चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है आपको लीला और उसकी मां की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:8 है। ठीक है भाई लीला के जन्म के समय उसकी मां की आयु कितनी थी 25 वर्ष थी। उसकी मां की वर्तमान आयु कितनी है ये आपको पूछा जा रहा है। एक तो है आपके क्या लीला और एक है उसके माता जी। सही है बिल्कुल सही है। दोनों का रेशियो कितना दे रखा आपको 3 कितना 8। अब हमें पता है कि दो लोगों की आयु का अंतर हर एक पल पल हर एक सेकंड हर एक दिन हर एक घंटे हर एक महीने हर एक साल क्या रहता है एक समान रहता है। अगर आपकी और मेरी आयु का अंतर आज की तारीख में 2 वर्ष का है तो आज से 10 साल पहले भी 2 वर्ष का था। आज से 40 साल बाद भी 2 वर्ष का होगा। पिछले एक घंटे में भी 2 वर्ष का था और अगले 15 मिनट बाद भी 2 वर्ष का ही रहेगा। ठीक है क्यों क्योंकि अगर मैं 15 मिनट या एक दिन या एक साल या एक महीने बड़ा हूं ठीक है अपनी अभी की आयु से तो आपकी आयु भी उतनी ही बढ़ रही है बराबर पैरेलल समानांतर। ठीक है चलिए तो लीला के जन्म के समय माता कितने की थी 25 वर्ष की थी। तो इसका मतलब लीला के जन्म के समय लीला और माता की आयु का अंतर कितना था 25 वर्ष का था। क्योंकि लीला का तो सिर्फ जन्म हुआ तो उसकी आयु तो काउंट हुई नहीं है जस्ट जन्म हुआ है। तो उसके माताजी और लीला की आयु का अंतर कितना है 25 वर्ष का क्योंकि माताजी उस समय 25 वर्ष के थे। तो लीला और माता की आयु का अंतर लीला के जन्म के समय भी 25 साल का था और जब ये आपको अनुपात दे रखा है जो कि वर्तमान का दे रखा है इस समय भी कितना है 25 साल का ही है। तो इन दोनों का अंतर अनुपात में आज का कितना है 2 और वो 2 किसके बराबर है भाई 25 वर्ष के। बिल्कुल सही है। तो एक किसके बराबर होगा भाई 25/2 के। गलत या सही बिल्कुल सही है। क्या आपको एक की वैल्यू पूछी है नहीं माता जी की वर्तमान आयु पूछी है तो माता जी के लिए इकाई कितनी है वर्तमान में 8 तो 8 से गुणा इसको करवा देते 2 से इसको काट देते। ठीक है कितना आएगा 4 25 का 4 से 100 कुछ गड़बड़ हुई है क्या 3 और कितना 8। अच्छा 3 और 8 का अंतर भैया 5 आएगा यहाँ पर। ठीक है तो 5 का मतलब 25 तो 1 का मतलब क्या होगा 1 का मतलब होगा 25 बटा कितना 5। और पूछा किसके बारे में 8 के बारे में तो 8 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये गया 5 8 का 5 से कितना 40 मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या लीला की आयु निकाली जा सकती है बिल्कुल निकाली जा सकती है। 8 की जगह गुणा कर दीजिए 3 से तो 5 × 3 कर लोगे तो 15 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो जन्म के समय भी 25 का फर्क था और वर्तमान में भी 15 और 40 फर्क कितने का है 25 का ही है। अगला प्रश्न फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, .4 सॉरी -4 एंड 5, 2। बिल्कुल बता सकते हैं
कैसे? स्लोप का, ढाल का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ क्या, x1। हो गया हमारा काम। तो y2 कितना है भैया, आपको पता है, पहले वाले x के निर्देशांक और दूसरे वाले निर्देशांक किसके होते हैं, y के। और 1 और 2 मतलब पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। तो y2 कितना है, 2, माइनस y1 कितना है, -4, x2 कितना है, 5, और x1 कितना है, 3। तो 5 माइनस 3 नीचे कितना हो गया, 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 प्लस कितना, 4, कितना आया, 6, 6/2 तो कितना आएगा, 3। तो आंसर कौन सा सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28वां, बहुत ही आसान है ये तो। क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.2025 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.1225। ठीक है, इसको हल करके आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, पॉइंट के बाद 2 अंक है, वर्गमूल करने पर पॉइंट के बाद 2 ही अंक रहेंगे, क्योंकि पॉइंट हटेगा, नीचे 4 जीरो लगेंगे, 4 जीरो का वर्गमूल करोगे 2 जीरो होंगे, नीचे 2 जीरो होंगे, 2 पर पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे। सारी कहानी आपको पता है। 25 होता है जब कभी भी लास्ट में, तो उसका वर्गमूल बहुत आसानी से किया जा सकता है, कितना भी बड़ा नंबर हो तो। 25 का तो 5 हो जाता है, और आगे जो 20 है वो 20 किन दो लगातार संख्याओं के गुणा करने पर आता है। तो 20 आता है 4 और 5 के गुणा करने पर, इसमें छोटा कौन है, 4। तो इसका मतलब 0.2025 किसका हो गया, 0.45 का। प्लस का प्लस लगा देते, बिल्कुल लगा देते। ठीक है, ये है। तो पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो वर्गमूल करने पर पॉइंट के बाद कितने अंक आ जाएंगे, 2 अंक आ जाएंगे। पीछे 25 है तो उसका तो 5 हो जाएगा। अब जो ये 12 बचा है, ये 12 किन दो लगातार संख्याओं के गुणा करने पर आता है, 3 और 4 के गुणा करने पर आता है। तो छोटा कौन है, 3। तो ये 0.35 का हो जाएगा। ऐड कर लो दोनों को, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2 अंक है, कोई दिक्कत नहीं है, 45 और 35 मानकर ऐड कर लो। 40, 70 और कितना, 80, तो 0.80 होगा। अब 0.80 बोलो या केवल 0.8 बोलो, एक ही बात है। जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 28। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। देखो भाई, बाइनरी संख्या है, इसको डेसिमल संख्या में लिखना है, बहुत ही आसान है। कैसे लिखते हैं बाइनरी को डेसिमल में, 2 की पावर लेकर चलते, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। और भी कई तरीके हैं, लेकिन इसके लिए ये एकदम सही रहेगा। ठीक है, तरीके और भी है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये आसान तरीका रहेगा, इसलिए। और भी आगे चलता रहता है, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, जितना भी हो, इनकी वैल्यू लिख लेता हूं। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। केवल 2 की पावर 0 1 नहीं, किसी की भी पावर 0 1 ही होता है। 2 की पावर 1 2, फिर कितना 4, फिर कितना 8, फिर कितना 16, फिर कितना 32, फिर कितना 64। सही है, 64 का 128, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है बस, 256। और फिर कितना 256 का 512। और भी आगे जाएगा, लेकिन हमको जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें, इतने से हमारा काम हो जाएगा। देखो भाई, पीछे 0 है तो इसका मतलब इसको तो छोड़ दीजिए, 1 है इसको लेना है, फिर 1 है इसको लेना है, फिर 0 है इसको छोड़ना है, फिर क्या है, 3 टाइम्स 1 है, इसको इसको और इसको लेना है। ठीक है, फिर 0 है इसको छोड़ना है, फिर 1 है तो इसको लेना है। अब जिन जिन को लेना है उनका सम कर दीजिए, एडिशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कर लो भैया इनका योग। 4 और 2 कितना, 6, 16 और 6 कितना, 22, 22 और 32 जोड़ोगे तो कितना, 54, 54 और 64 जोड़ोगे तो 54 और 4 कितना, 58, 58 और 60 जोड़ना है तो 8 भूल जाइए, 110 और 110 और 118, 118 और कितना जोड़ना आपको, 256। ठीक है, 200 और 100 कितना, 356 और कितना, 66, और 8 और जोड़ोगे तो 74। ऐसा कुछ है, बिल्कुल है, 374 हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा। एक घनाभ
घनाभ आपको पता है जो कि इस शेप में होता है, बता दें आपको। ये आकृति होती है किसकी? घनाभ की। सही है भाई। चलिए, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 236 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये होती है इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर, ये लीजिए। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर, ये लीजिए। इसकी चौड़ाई कितनी है? वही तो आपको पूछ रहा है, अभी बता देते हैं। एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया। तो घनाभ के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर कितना है? 236। कुछ लिखने से पहले 2 से इसको काट ही लेता हूं। ठीक है, कितना आ गया? 1, कितना आ गया? 1, और फिर कितना हुआ? 16, तो कितना आ गया? 8। अब क्या आता है? L गुणा B। L कितना है? 8। B कितना है? निकालना है, तो 8B। फिर क्या आता है? BH, तो B गुणा 6, तो कितना आया? 6B। फिर क्या आता है? HL, तो 8 का 6 से गुणा कितना? 48। बिल्कुल सही। अब 48 उधर जाएगा, 118 में से कम हो जाएगा, और ये तो इधर जुड़ जाएगा, तो 8 और 6 कितना हो गया? 14B। 48 कम करो भाई, उधर पहले 18 कम कर लो, फिर कितना बचा? 30। ठीक है, 30 बचा, तो 100 में से 30 कम कर लूं तो कितना हो गया? 70। 14 इस 70 को काट देगा कितनी बार? 5 बार। तो इसका मतलब चौड़ाई का मान कितना आ गया? 5, जो कि ऑप्शन कौन सा? हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था हमारा 23 जनवरी 2019 को शिफ्ट जो 2 थी उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये हमने टारगेट किया है जो हमारी 19-20 मार्च को ALP CBT 2 एग्जाम है उसको। ठीक है, ये प्रश्न वो है जो हूबहू आपके पिछले ALP CBT 2 में आए हुए हैं। तो पहले तो इन 9 शिफ्ट के बारे में, मतलब 9 पेपर के बारे में बात करेंगे, और ये दूसरा पेपर था। इसके बाद में 23 जनवरी का शिफ्ट 3 का पेपर आएगा, फिर 22 जनवरी का फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का आएगा, फिर 21 जनवरी 2019 का फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का आएगा। उसके बाद में जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखा है 10-15 मिनट का, उसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है कि आज तक जो भी CBT 2 हुई है उसमें कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं, और फिर उसके अनुसार ये डिसाइड किया गया है कि ये महत्वपूर्ण आपके चैप्टर है, टॉपिक है। तो उन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटीज पर रखकर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से एक एक टॉपिक से 25-25 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रेलवे को देखते हुए होंगे वो आपको करवाए जाएंगे। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये पूरी की पूरी क्लास मददगार लगी हो, आपको लगा हो इससे आपका कुछ भला हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, और मैं आपको अच्छे से समझाने में सक्सेसफुल रहा हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें। और अगर आप और भी किसी का भला करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और अगर आप आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस करें। और ये जो क्लास है इस क्लास की हूबहू अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसी नाम से आई मैथ यू के नाम से एक मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। जितनी भी क्लासेस होती हैं, जो भी आप क्लासेस देख रहे हैं प्ले लिस्ट में, चाहे वो प्ले लिस्ट में है, चाहे वो लाइव है, चाहे वो ट्रिक्स वाली वीडियोस है, सारी की सारी क्लासेस की PDF वहां पर अपलोड कर दी गई है। इस क्लास की PDF भी अभी 2 मिनट बाद में अपलोड कर दी जाएगी। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, और उसमें हम बात करेंगे 23 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 में जो पेपर हुआ था उसकी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।